नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त बारूद की गंध है और हवा में कूटनीति का धुआं तैर रहा है। कल तक जो पश्चिमी मुल्क इजराइल की जेब में गोला बारूद भर रहे थे, आज वही उसकी जेब काट रहे हैं। 22 महीने में पासा ऐसे पलटा कि 100 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की लाइन में खड़े हैं, जैसे मानो किसी नए वैश्विक फैशन का ट्रेंड चल पड़ा हो। पश्चिमी ताकतों ने इजराइल के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि अब न हथियार सही से पहुंच रहे हैं, न पैसे, और न ही वो पुराने दोस्ताना गले लगना। यानी जिसने कल तक बारूद का ताज पहना था, वो आज सियासी बाजार में रियायती दामों पर अपनी हैसियत बेचने पर मजबूर है। सवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यू टर्न है या फिर सिर्फ दुनिया का नया सर्कस? पूरी खबर बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और ऐसा आंदोलन कि वहां की सरकार बेबस नजर आई और उसने इजराइल से कह दिया अब हमसे ना हो पाएगा। कौन सा देश है जिसने इजराइल को यह झटका दिया, और यह झटका कितना बड़ा है ये भी समझेंगे। इजराइल की बौखलाहट का हाल यह है कि उसने अल जजीरा के टेंट पर बड़ा हमला कर दिया, जहां रिपोर्टर्स और कैमरामैन गजा की तस्वीरें दुनिया के सामने ला रहे थे। सोचिए, खुल्लम खुल्ला पत्रकारों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यही नहीं, इटली में एक ऐसा आंदोलन छिड़ा जिसने सीधे सीधे इजराइल को झटका दे दिया। इटालियन डॉक वर्कर्स ने सऊदी अरब से आए एक जहाज को रोक दिया। वह जहाज हथियार लेकर इजराइल जा रहा था। हुआ ये कि इटली के एक बड़े बंदरगाह पर एक कार्गो शिप पहुंचा। जांच में पता चला कि उसके कंटेनरों में गोला बारूद और हथियार भरे हैं और उनका गंतव्य है इजराइल। जैसे ही यह खबर बंदरगाह के मजदूरों यानी डॉक वर्कर्स तक पहुंची, उन्होंने ऐलान कर दिया, इस जहाज से एक पिन भी नहीं उतारी जाएगी, हम कोई काम नहीं करेंगे। इटली के इस आंदोलन ने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया कि सरकार को दबाव में आना पड़ा। सरकार को मानना पड़ा कि मजदूरों की बात में दम है, और साफ संदेश देना पड़ा कि वे इजराइल को इस तरह का समर्थन लंबे समय तक नहीं दे सकते। यह सिर्फ एक जहाज को रोकने का मामला नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब यूरोप के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं हथियारों के कारोबार और गजा में हो रही तबाही के खिलाफ। इटली का यह कदम इजराइल के लिए सिर्फ एक रसद समस्या नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चेतावनी है। अगली खबर बेहद गंभीर है। गजा में 7 पत्रकारों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। इजराइल पर आरोप है कि उसने टैंक से निशाना साधकर पत्रकारों के टेंट पर बमबारी की। यह घटना अल शिफा हॉस्पिटल के पास गजा सिटी में हुई, जहां अल जजीरा का प्रेस कैंप स्थित था। हमले में जिन पत्रकारों की जान गई, उनमें अंसल शरीफ, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद नोफोल और मोमिन ओलोवा शामिल हैं। इस हमले के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पत्रकारों को इस तरह से निशाना बनाना न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। सवाल यह है, अल जजीरा लगातार गजा की सच्चाई दुनिया के सामने ला रहा था, लेकिन क्या अब मिडिल ईस्ट के देश इस मुद्दे पर खुलकर सामने आएंगे? अगर उन्होंने भी पश्चिमी देशों की तरह चुप्पी साध ली, तो यकीन मानिए पत्रकारों की सुरक्षा की हालत और भी खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर यह साफ है कि एक एक पत्रकार को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, और दुनिया के बड़े हिस्से में अब भी खामोशी छाई है। पश्चिमी देश अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। कारण यह नहीं कि फिलिस्तीनी सिर्फ लाचार और पीड़ित हैं, बल्कि इसीलिए कि इजराइल सारी हदें पार कर रहा है। यह स्थिति और यह घटना उसी हद पार करने का एक और उदाहरण है। अब तक 230 पत्रकार मारे जा चुके हैं, लेकिन 7 पत्रकारों की एक साथ मौत, वो भी ऐसे समय में जब इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ है और अपनी बौखलाहट उतार रहा है, यह घटना अलग ही गंभीरता रखती है। यमन के हूती या कहें अंसारुल्लाह ने लाल सागर पर इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाजों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।
उनका साफ कहना है जब तक गजा से इजरायली फौज पीछे नहीं हटती तब तक इस समंदर से इजराइल का कोई जहाज नहीं गुजर पाएगा, चाहे जो हो जाए। अगर कोई जहाज बच बचाकर निकलने की कोशिश भी करे तो हूती लड़ाके उसे पकड़ लेते हैं, स्टाफ को उतार देते हैं और जहाज को डुबो देते हैं। उनका कहना है कि इजराइल की आक्रामकता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन विद्रोहियों का लाल सागर में ऐसा खौफ है कि अब वहां से कमर्शियल जहाजों का गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर इस रास्ते से जहाज जाने की हिम्मत भी कर ले तो उनकी सुरक्षित वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। यही वजह है कि यूरोप और एशिया की कई कंपनियां अब लाल सागर के बजाय लंबे और महंगे रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी डेंजर जोन से चीन के कार्गो जहाज आराम से निकल जाते हैं और यमन के हूती या कहें अंसारुल्लाह उन्हें कुछ नहीं कहते। नवंबर 2023 से ईरान समर्थित हूती लड़ाके रेड सी और स्वेज नहर के रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। दुनिया के कारोबार की नब्ज माने जाने वाले इस समुद्री रूट पर व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन खबर यह है कि चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों के कार्गो शिप्स, कारों से भरे जहाज बिना किसी रोक टोक के यूरोप तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जापानी, कोरियाई और यूरोपीय कंपनियां अफ्रीका का लंबा और महंगा रास्ता चुन रही हैं। लेकिन अंसारुल्लाह के डर से लाल सागर से जहाज भेजने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं हो सकता है कि चीन ने ईरान या अंसारुल्लाह के साथ कोई गुप्त समझौता कर लिया हो। ईरान और चीन के रिश्ते गहरे हैं और यमन के ये हूती लड़ाके सिर्फ ईरान की सुनते हैं। कहा जा रहा है कि इसी समझौते के तहत चीनी जहाजों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये रास्ता 14 से 18 दिन की बचत करता है और हर कार पर सैकड़ों डॉलर की लागत भी घट जाती है। यमन के अंसारुल्लाह ने चीन के साथ कोई डील की है और ये डील ईरान की शह पर हुई मानी जा रही है। यही वजह है कि लाल सागर के रास्ते चीन अपने माल को आराम से पहुंचा पा रहा है और बाकी दुनिया लंबा चक्कर काट रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन और ईरान के बीच गहरे कारोबारी रिश्ते हैं जो अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं करते। चीन ईरान के कच्चे तेल का 90% से ज्यादा खरीदार है और यही ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। स्वेज नहर से होने वाले व्यापार में लाल सागर का रास्ता बेहद अहम है और इसी रास्ते पर यमन के हूती या कहें अंसारुल्लाह का राज चलता है। गजा के लिए उनका वादा साफ है, जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होता और इजराइल गजा से पीछे नहीं हटता वे लड़ते रहेंगे, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यमन की आवाम भी अंसारुल्लाह फौज का पूरा साथ दे रही है। यही वजह है कि गजा के समर्थन में हर जुमे को हजारों लोग यमन की राजधानी सना की सड़कों पर उतरते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सबका कहना है कि जब तक गजा में इजराइल आक्रामक है हम पीछे नहीं हटेंगे। यमन गजा का साथ देता रहेगा। हूती या कहें अंसारुल्लाह यमन को अकेला नहीं छोड़ेंगे और इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। चीन को लाल सागर में पास देना और अमेरिका से युद्ध विराम सीजफायर की बात करना यह दिखाता है कि हूती विद्रोही बड़ी ताकतों को अपने पक्ष में साधने की सलाहियत भी रखते हैं। रेड सी यानी लाल सागर एक बार फिर वैश्विक संकट का केंद्र बन गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से बड़े हमले की चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि जो भी इजराइल की मदद करेगा या उसके साथ खड़ा होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यानी अब हूती विद्रोही आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज ही के साथ आज के देश में चलिए अब आपको बताते हैं कि हूतियों ने एक बार फिर किसको और कैसी धमकी दी है और रेड सी को लेकर अब उनका नया प्लान क्या है। रेड सी का वह इलाका जो आमतौर पर व्यस्त समुद्री ट्रैफिक से गुलजार रहता था अब डर और दहशत के माहौल से घिर गया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने नई चेतावनी जारी की है या यूं कहें कि इजराइल के मित्र देशों को सीधी धमकी दी है। इन्होंने 64 शिपिंग कंपनियों से कहा है
कि अगर वे इजराइल से जुड़े व्यापारिक कामकाज को जारी रखेंगी तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती प्रवक्ता याहिया सरी ने साफ कहा है, इजराइल से संबंध रखने वाला कोई भी जहाज अब सुरक्षित नहीं समझा जाएगा। हम उन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करेंगे। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब रेड सी पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। बीते महीनों में हूतियों ने कई व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अब ये धमकियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं और इसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। कई जहाज रेड सी का मार्ग छोड़कर लंबा और खर्चीला केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी हो रही है और परिवहन लागत कई गुना बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह धमकियां यूं ही जारी रहीं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पूरी तरह बाधित हो सकती है। भारत सहित एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम, गैस और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। हूतियों की इस नई धमकी पर भारतीय व्यापार विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो भारत को वैकल्पिक मार्गों से माल मंगवाना पड़ेगा, जिससे लागत और महंगाई दोनों बढ़ेंगी। रेड सी, जो कभी विश्व व्यापार की धड़कन हुआ करता था, अब एक संकटग्रस्त समुद्री गलियारा बन गया है। दूसरा सी, रेड सी, अब एक अस्थायी युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है। हूतियों की धमकी ने न सिर्फ व्यापारिक सुरक्षा को हिला दिया है, बल्कि ये दिखाता है कि किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का असर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो सवाल ये है, क्या अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते सुरक्षित रह पाएंगे? क्या वैश्विक शक्तियां मिलकर इस संकट का हल निकाल पाएंगी, या फिर सब खामोश बैठे रहेंगे? हूतियों की धमकियों के आगे जो तरीके से ये विद्रोही इजराइल के मित्र देशों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कहीं और भी गंभीर रूप न ले ले